नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में करने वाले हैं। आपको मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा मजा आए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सिनेरियो देती हूँ आपको और आपको वो इमेजिन करना है। ठीक है, समझो मस्त आप अपने घर में लेटे हुए हो और मैंने आपको बोला कि आपके घर में जो टेबल है उसे देखो। एक टेबल है आपके घर में, उसे नोटिस करो। तो आप देख रहे हो, वाह बड़ा काम का टेबल है, काफी काम आता है आपके। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो टेबल किस चीज से बना है, तो आप लोग बोलोगे मैम ये तो लकड़ी का बना है, ये लोखंड का बना है, वुड एंड व्हाटएवर। बट अगर उस सिनेरियो में वो टेबल वुड का बना है, मैं आपको बता रही हूँ कि वो टेबल वुड का बना है, और मैं आपसे पूछूं ये टेबल कहाँ से आया, कैसे बना। कहाँ से आया? मैम दुकान से आया। कैसे बना? वुड का। कैसे बनेगा वुड? ऑब्वियसली ट्रीज से बनेगा, ट्रीज से हमें वुड मिला। अब मैं आपसे पूछूं ट्रीज कहाँ से आए, आप बोलेंगे मैम जमीन से आए। अच्छा, तो ये बात है, जमीन से कैसे आए मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सीड से आए। क्या है सवाल कर रहे हो मैम? आई नो, बट समथिंग इसी से रिलेटेड है हमारा चैप्टर। तो सोचो कितना खूबसूरत नेचर बनाया है ना भगवान ने, कि अपने आप ये छोटा सा सीड इतना बड़ा ट्री बन गया। भगवान ही, आप जिसे भी मानते हो, उन्होंने कितना खूबसूरत बनाया है। अब सोचने वाली बात ये है कि वो छोटा सा सीड इतने बड़े ट्री में ग्रो कैसे हो रहा है, उस छोटे से सीड में क्या क्या चीजें हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब बहुत जरूरी, यूनिट ऑफ लाइफ क्या हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो है सेल्स। सेल्स के बारे में बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। आपने पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं बताती हूँ। इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे, सेल्स क्या है, सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलते चालू करते हैं हमारा चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 बार बोल दिया मुझे पता है, अब सही में स्टार्ट करते। चलो, cells were first discovered by रॉबर्ट हुक in 1665। ऑब्वियसली सेल्स का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। उस टाइम पे सेल्स का डिस्कवरी हुआ था। तो ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने ये कॉर्क ऑफ ट्री लिया। इसे क्या कहते हैं? कॉर्क ऑफ ट्री। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि आउटर बार्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री हो, उसके बार्क के ऊपर पोर्शन को कहा जाता है कॉर्क। ठीक है, तो उन्होंने इस कॉर्क में से थोड़ा सा स्लाइस लिया। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा लिया, थोड़ा सा ही चाहिए क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हम बड़ा टुकड़ा रख नहीं सकते। और फिर ये इसको कहते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे उन्होंने रख के देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का दिखा, समथिंग इस तरीके का दिखा। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ऑफ द ट्री लिया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का दिखा। ये सोच रहे कि ये क्या है, उन्होंने फिर इस चीज का नाम दिया सेल्स। क्यों? क्योंकि ये थोड़े बहुत ऐसे ये हनीकॉम के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। देखो मैं इस स्लाइड में बताती हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखो, समथिंग इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने नाम दे दिया सेल्स है। ये क्या ही दिखे, छोटे छोटे हनीकॉम के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, तो इसे रख देते हैं सेल्स नाम। तो उन्होंने सेल्स नाम दिया। और डिस्कवरी कब किया था? 1665 में। अब फिर लीवेनहॉक आए, उन्होंने भी सेल्स डिस्कवर किया, बट उस सेल्स का नाम था फ्री लिविंग सेल। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पॉन्ड है ना, इसमें नहाने नहीं गए। उन्होंने देखा नहाते तो सब है, मैं कुछ अलग करता हूँ। तो उन्होंने ये पॉन्ड वाटर लिया और फिर माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो उन्होंने उनको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखा और उन्होंने इसका नाम दिया फ्री लिविंग सेल्स। उन्हें कहाँ पे मिला? पॉन्ड वाटर में। और वही थे फर्स्ट जिनको पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स दिखे। अब लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम कौन से फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था? वो है ह्यूमन स्पर्म सेल्स उन्होंने डिस्कवर किया था। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, ये सारे सेल्स लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। शुक्रिया करना चाहिए इनको।
तो हमें अभी पता चल रहा है इन सब के बारे में, ठीक है। तो चलो, और हाँ, ये नहाते थे, ऐसा नहीं कि वो नहाते नहीं थे तो उन्होंने कुछ अलग कर दिया सेल्स निकाल कर, वो भी नहाते थे बट कुछ अलग सोचा, हमें भी वैसा ही सोचना है। फिर आते हैं, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? सेल के अंदर का दिमाग। रॉबर्ट ब्राउन ने ये सोचा कि सेल्स इतनी सारी चीजें करता है, हमें नहीं पता अब तक, अब तुम वो चीज पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सेल्स इतनी सारी चीजें करता है, तो इसके पास क्या ऐसी चीज है जो ये सारी चीजों को करवा रहा है? वो है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट? वो है करेक्ट, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। फिर परकिंजी कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है, मतलब लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, वो परकिंजी ने डिस्कवर किया कि अरे बाप रे, सेल के अंदर कुछ लिक्विड जैसा है, तो इसे क्या बोले? इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दे देते हैं। तो देखो, ये डायग्राम देखो, ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखो, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और ये इतना सिर्फ साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये दोनों चीजों को अलग करके बताया, आपको ये डायग्राम देखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए। कौन से डिस्कवर किए? आरबीसी, बैक्टीरिया, ह्यूमन स्पर्म सेल्स। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया एंड परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन सी दो चीजें पड़ती है? एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पाकर खोना है जीवन का मतलब, तो आना और जाना है। आप सोच रहे हो कि मैम गाना क्यों गा रहे हैं? मजा आ रहा है इस चीज से खेलने के लिए, और ये भी सोच रहे हो कि ये बना किस चीज का है? ये है ना, टॉय है, और मुझे ये लगता है कि ये प्लास्टिक का बना है। और ये भी मेरे पास एक टॉय है, टिंग 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 टिंग। और ये किस चीज का बना है? देखो तो, ये तो फैब्रिक कोई है। अब मुझे इतना आइडिया तो है नहीं, आप लोगों को पता है तो बताओ किस चीज का बना है, कौन सा फैब्रिक है, ठीक है। वैसे दुनिया में हर चीज किसी न किसी चीज से तो बनती है, हमें इतना तो पता चल गया कि सेल्स से बनती है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनती है। अब ना एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने हमें बताया कि हम सेल्स के बिना जी ही नहीं सकते। सेल्स सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ का, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट जैसे दो तीन चीजें हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया। हमारे जीने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक चीजें क्या है कि हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब बेसिक है। वैसे हमारे बॉडी को बनाने के लिए सेल्स सबसे बेसिक छोटा सा यूनिट है लाइफ का, और हम इसके बिना जी नहीं सकते, ठीक है। अब एक और चीज बताओ कि हम कहाँ से आए? हम ऑब्वियसली अपने माता पिता से आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया। पेरेंट्स को किसने जन्म दिया? पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म दिया। ग्रैंड पेरेंट्स को किसने जन्म दिया? उनको उनके पेरेंट्स ने जन्म दिया। तो हम माँ बाप से आए, माँ बाप उनके माँ बाप से आए, उनके माँ बाप उनके माँ बाप से आए। तो इस तरीके से ये जनरेशन चलता आ रहा है, राइट। तो बेसिकली वर्काउ ने ये बताया कि हमारा जो सेल्स है वो किसी और सेल से बना है, मतलब मम्मी पापा का सेल आया और हम बने, राइट। इतना तो हमें पता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल थियरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्क्लेडन एंड स्कॉन ने ये बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो साइंटिस्ट ने ये बताया कि सबसे जरूरी और बेसिक यूनिट सेल ही है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल्स के ही बने हैं, ठीक है। अब आए वर्काउ। वर्काउ ने ये बताया कि दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से कुछ सेल्स थे जिनमें से नए सेल्स बने, राइट। यहाँ पे देखो, ये ओवम है, ये फीमेल सेल है, ये फीमेल गैमेट, ये मैंने फीमेल बना दिया, ये फीमेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है।
ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट को ओवम बोला जाता है, स्पर्म सेल जो है वो मेल गैमेट ही है। तो इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों जब साथ में आते हैं तो जाइगोट बनता है, तो एक बेबी आता है, ठीक है। ये जाइगोट धीरे धीरे एक सेल बनता है, फिर एक से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार बनते हैं। इसी तरीके से हमारा पूरा सेल्स का बिल्डअप होता है। जब हम छोटे रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर इतने बहुत ज्यादा सेल्स तो नहीं होंगे, बहुत कम सेल्स होंगे, राइट। फिर वो सेल्स डिवाइड होते हैं एक से, जैसे जाइगोट सिर्फ एक सेल होता है, जाइगोट से और सेल्स डिवीजन होता है एक से दो, दो से चार, इस तरीके से हमारा बॉडी बढ़ता रहता है, ठीक है, ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो वर्कआउट ने ये बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से कोई सेल्स है जिनमें से ये सेल्स बने हैं, राइट। अब नेक्स्ट, अब कंपेयर करते हैं ह्यूमन को और एलिफेंट को। क्या लगता है आपको किस में ज्यादा सेल्स हैं? आप बोलोगे ऑब्वियसली मैम एलिफेंट में ही ज्यादा सेल्स होंगे ना, ह्यूमन में थोड़ी ज्यादा सेल्स होंगे। जिसको पता नहीं है बता दो, एलिफेंट में ज्यादा सेल्स। और ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 37.2 ट्रिलियन सेल्स। और एलिफेंट में कितने सेल्स होते हैं आप मुझे कमेंट में बताओगे। बहुत मुश्किल काम होगा कमेंट करना, गूगल से ढूंढ के फिर उसे कमेंट करना बहुत मुश्किल काम होगा, आई नो, बट आप इतना मुश्किल काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज बच्चे लोग कमेंट में मुझे बताओ एलिफेंट में कितने सेल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस में कम सेल्स है एज कंपेयर टू एलिफेंट। अब जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन में 37.2 ट्रिलियन सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल का बना है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और एक से ज्यादा मतलब दो भी सेल का अगर बना है तो उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द पीपीटी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल का बना है, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, ये एक से ज्यादा सेल्स का बना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल एंड इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली एक ही सेल का बना है तो कितना ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ही होगा उसके बॉडी में, कितने सिस्टम्स हो गए। जैसे अमीबा हमने पढ़ा है, एक ही सेल का बना है, कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है क्या? बहुत इजी है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितना कॉम्प्लेक्स है। सेल्स कितने, सेल्स के अंदर कितनी सारी एक्टिविटी होती है वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A single cell carries out all necessary life processes। वो बोलते हैं ना, किसी पिक्चर का डायलॉग है, एक ही दिल है कितने बार तोड़ोगे। सेम, एक ही सेल है, क्या ही कितना कुछ करेगा। तो एक ही सिंगल सेल है जो कि सब करता है, दूसरे तो है नहीं जो उसको मदद करेगा, राइट। एंड मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स है, एक से ज्यादा सेल्स है, तो वो अलग अलग फंक्शंस करते रहते हैं। टोटल सेल बॉडीज इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। अब एक ही सेल है, ये एक ही सेल है, ठीक है, तो उसका जो सेल बॉडी है, ये ऊपर का बॉडी, वही तो एनवायरमेंट से एक्सपोज है, वो एयर से एक्सपोज है या उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट में एक्सपोज है। अब मल्टीपल सेल्स में क्या होता है कि कुछ सेल्स ऊपर होते हैं, ऐसे समझो, ये कुछ सेल्स ऊपर है, कुछ सेल्स उसके अंदर है। तो जो बाहर वाला सेल्स है वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज है, वो बाहर की तरफ है। जो अंदर वाले सेल्स है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ बाहर के सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। बट जो यूनिसेलुलर है वो तो एक ही सेल है ना, वन सेल, तो एक ही सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा। अब यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम टाइम जीता है बेचारा, और मल्टीसेलुलर बहुत टाइम जीते हैं। इंजुरी टू सेल लीड्स टू सेल डेथ, एक ही सेल है उसमें भी तुम इंजुरी कर दो तो मर ही जाएगा बेचारा, क्या ही है। और मल्टीसेलुलर में अगर इंजुरी होता है तो वो मरता नहीं है ऑर्गेनिज्म, हमें भी चोट वोट लगती है तो हम मरते थोड़ी है। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। जैसे आप मुझे देख सकते हो और मैं आपको नहीं देख सकती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रही हूँ। ये देखो, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। और मल्टीसेलुलर ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सब हम अपने आंखों से देख सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है, ये मल्टीसेलुलर है। अब हम फटाफट से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। Who discovered cells and how? रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, साल याद रखो 1665। While observing a small cork under the microscope, cork मैंने समझाया था क्या है, तो माइक्रोस्कोप में वो देख रहे थे तो उन्हें दिखा टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। वो एग्जाम्पल नहीं, पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, उनको टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा जिसे उन्होंने नाम रख दिया सेल्स, एंड डिस्क्राइब देम एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने ये भी बोला कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल्स इन 1665। अब पहले तो कॉर्क लिया, उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें दिखा ये तो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसे हम नाम रख देते हैं सेल्स। अच्छा सा छोटा सा नाम है सेल्स, और ये सबसे बेसिक यूनिट है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? पहले तो क्वेश्चन समझो। कुछ बच्चे ना क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेते हैं और आंसर रट्टा मार लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट क्या होता है ना, समझने के बाद भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन पढ़ के आप कितना आंसर लिख सकते हो बिना आंसर देखे? आपको क्या लगता है? पहले क्वेश्चन को थोड़ा सोचो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और सेल्स कुछ फंक्शंस भी कैरी आउट करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर भी देगा, दूसरे फंक्शंस भी कैरी आउट करेंगे। ये हमें क्वेश्चन से ही इतना पता चल गया आंसर, राइट? तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो पहले सोचो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो मैं क्या लिखूंगा। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद की बात है ये, इतना तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर आप आंसर देखो। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, बेसिक मटेरियल। सेकंड, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अलग अलग सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग होता है। स्ट्रक्चर भी अलग, दिखने में भी अलग और काम भी अलग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रेड ब्लड सेल्स है जो ब्लड में होते हैं, वो लंग से ऑक्सीजन लेते हैं और सारे बॉडी में डिलीवर करते हैं। वो उसका काम है, लंग से ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन लिया और वो लंग्स में गया। रेड ब्लड सेल्स उस लंग्स में ऑक्सीजन को ले लेता है, लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है और पूरे बॉडी में जाओ ले लो, तुम भी ऑक्सीजन ले लो, तुम भी ऑक्सीजन ले लो, सारे सेल्स को डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट, सेल्स कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस और फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सो दे आर कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। अब सेल्स फंक्शनल यूनिट क्यों है वो बताया, क्योंकि कौन से फंक्शंस करता है? न्यूट्रिशन, ठीक है, सेल्स हमें न्यूट्रिशन देता है। एक्सक्रीशन, बॉडी में पॉटी करने में, सुसु करने में भी सेल्स ही हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी सेल्स है। ये तुम्हारे 7th में था ये चैप्टर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूंगी। सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट? क्योंकि वो हमें स्ट्रेंथ देता है। रिजिडिटी मतलब फिक्स्ड रखता है। प्लांट्स कैसे फिक्स्ड है, एक ही जगह पे मूव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द सेल्स, उनके सेल्स की वजह से। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी सेल्स ही देता है। मैं बड़ी फ्लेक्सिबल हूँ, वो हम बड़े फ्लेक्सिबल है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी सेल्स की वजह से ही होता है। इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इतने सारे फंक्शंस करता है और स्ट्रक्चर भी देता है हमें, इसलिए उसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये डायग्राम जो मैंने बताया ये वही है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वो लंग्स में से ऑक्सीजन को लेगा और सारे बॉडी में डिलीवर करेगा, इधर 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 दिमाग में, हर जगह पे डिलीवर करेगा। अब पढ़ेंगे हम सेल्स किस चीज से बना है, क्या है सेल्स, किस चीज से बना है, वो हम पढ़ने वाले। बट उसके पहले हम लिपिड्स देख लेते हैं। अब ये कौन सी बला है, आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, फैट्स है।
या ऑयली सब्सटेंस है। जैसे लिपिड्स है ना, आप खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बटर में होता है, चीज में होता है, फ्राइड फूड्स में होता है, ऑयल में होता है, ये सब में लिपिड ही होता है। और लिपिड्स कुछ नहीं, फैटी और ऑयली कंपाउंड्स है, फैटी या ऑयली सब्सटेंस है, वो लिवर बनाता है। हमारा जो लिवर है वो लिपिड बनाता है। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स दोनों लिपिड के अंदर पड़ता है। एंड प्रेजेंट इन चीज, बटर, फ्राइड फूड्स, ऑयल्स, ये सब में लिपिड होता है और कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये लिपिड्स के ही टाइप्स है। ये फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लिपिड्स के अंदर ही आता है। ओके, अब देखेंगे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के ऊपर होता है। ठीक है, एनिमल सेल में सबसे ऊपर वाला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब इसको मैंने स्ट्रिक्ट फादर इसलिए बोला है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसे स्ट्रिक्ट फादर बोला गया है। सबसे पहले देख लेते हैं है क्या चीज। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। ओके, उससे भी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, स्किन ऑफ सेल, ये सब सेम ही नाम है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर वाला लेयर होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सबसे आउटर वाला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में सबसे आउटर वाला लेयर सेल वॉल होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट कितना इजी है, दोनों ही याद रखो, दोनों पॉइंट में छाप दो, बुक में छाप दो, एग्जाम में छाप दो। Each and every cell has a cell membrane to keep its content separate from the external environment. तो घर में हमारे फादर क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, कौन घर के अंदर आएगा, कौन घर से बाहर जाएगा, कितने देर रुकेगा, कितने देर नहीं रुकेगा, सब फादर डिसाइड करते हैं। और हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे फादर। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर खराबी हो तो वो मम्मी पापा हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमें। सिमिलरली each and every cell has a cell membrane to keep its content separate from external environment. मतलब हर एक सेल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होता है और वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है, नहीं मैं बचा के रखता है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। मतलब सेल मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज कर सकता है, मस्त फ्लेक्सिबल है। Cell membrane contains lipids and proteins which make them flexible. अब उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता कौन है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था क्या है, तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लिपिड, एंड एक और चीज होता है प्रोटीन्स। यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स कहाँ पे, देखो ग्लाइकोलिपिड, अलग अलग टाइप के लिपिड्स है, वो हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, बस आपको थोड़ा बताने के लिए, थोड़ा क्लियर हो जाए। और प्रोटीन्स कहाँ पे है? ये देखो, ये वाला प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये लिपिड है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। और कौन सा पॉइंट मिस कर गए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखता है, क्योंकि उसे पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेरा सेल जाएगा तो पता नहीं मार वार खा के आ जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसे सेपरेट करके रखता है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या होता है। पता है आप लोगों को याद होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, रिवाइज करते हैं। सब लोग सांस लो, मेरे साथ सांस लो, ब्रीद। हमने ऑक्सीजन लिया अंदर, अभी ऑक्सीजन गया नोज से, कहाँ पे गया? धीरे 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 लंग्स में गया, लंग्स से कहा जाता है हार्ट में जाता है, लंग्स से हार्ट में जाता है, हार्ट से ये हमारे सेल्स में जाता है। कौन सा प्रोसेस है? नोज, ऑक्सीजन गया नोज से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, एंड हार्ट से सेल्स में। अब सेल्स क्या करता है? अरे वाह 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 वाह, ऑक्सीजन आ गया, ले लो ले लो ले लो ले लो, उसे ऑक्सीजन मिल गया और वो ऑक्सीजन को यूज करेगा अपना काम करने के लिए, अपना सारा काम करेगा करेगा करेगा। वो इंडस्ट्रीज में होता है ना, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब काम चलता है, इंडस्ट्रीज चलता है,
तो ऊपर चिमनी देखा है, चिमनी में से धुआं निकलता है, गैस निकलता है गंदा। तो सिमिलरली सेल्स ऑक्सीजन जब आता है अच्छा वो अपना काम कर लेता है, काम करने के बाद सेल्स में जो गैस छूटता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड निकला सेल से बाहर, अब ये जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा लंग्स में, और लंग्स से बाहर आएगा नोज के थ्रू। ये उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। इतना आपने पढ़ा था और मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर दिया, अभी याद आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो वीडियो को फिर से देखो। अब मैंगोज का सीजन है, आपके पास मैंगोज है, दूसरों को देने का ख्याल होता है तब, जिसको मैंगोज पसंद है उनकी बात कर रही हूँ। जैसे मैं बहुत बड़ी मैंगो लवर हूँ, मैंगोज का सीजन है, आपको भी मैंगोज पसंद है, तो क्या दूसरों को दे दोगे? नहीं दोगे ना, पहले खुद खाओगे, फिर अपनी फैमिली खाएगी, फिर और बचा के रखोगे कि और हम 3-4 महीने तक मैंगोज खाए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मैंगोज हो गए, समझो कि अब तो इतना हम खा के खत्म कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो आप सोचोगे कि फेंकने से अच्छा है दे देते हैं किसी इंसान को। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अगर अपने पड़ोसी को दोगे, सबकी बात नहीं करो, कुछ लोगों के पड़ोसी बहुत अच्छे होंगे, जनरल डिस्कशन, आप अगर अपने पड़ोसी को दोगे तो वो ज्यादा खुश होगा या किसी जरूरतमंद जिसे सच में मैंगोज खाने नहीं मिला, जो भूखा है, उसे दोगे तो वो ज्यादा खुश होगा। ऑब्वियसली अगर किसी भूखे को खिलाओगे तो पुण्य मिलता है और वो बहुत ज्यादा खुश होगा, तो आप उसी को दोगे क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, या फिर बहुत कम चीजें हैं, बहुत कम चीजें हैं, आपके पास बहुत मैंगोज है और उसके पास बहुत कम या फिर है ही नहीं, उसको दोगे तो वो ज्यादा खुश होगा। इसी रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ने वाले, ये मत बोलो मैम आप क्या किससे रिलेट करते हो, नहीं जरूरत थी, ठीक है। इसी रिलेटेड हम सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल्स के अंदर, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर चीजें आती कैसी है, आते कैसे हैं, और सेल्स के बाहर चीजें निकलते कैसे हैं, ये हम पढ़ने वाले। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, हमारे हार्ट ने सेल्स को ऑक्सीजन दिया, ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन दिया। अब सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से निकाल दिया, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं। हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो सेल्स तक जाता है, और सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो ही हम नाक से ब्रीथ आउट करते हैं। तो सिमिलरली अब सिचुएशन ये है कि सेल्स को ऑक्सीजन मिला, सेल्स ने अपना सब काम कर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारा CO2 भर गया है, बहुत सारा CO2, और जब बहुत सारा भर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब बहुत ज्यादा है। अब सेल्स के अंदर CO2 बहुत ज्यादा है और सेल्स के बाहर ना बराबर है या है ही नहीं, तो सेल्स क्या करेगा? अंदर से बाहर निकालेगा CO2। अभी वो सह नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो सेल से बाहर निकालेगा CO2। तो जिस प्रोसेस से ये सेल से CO2 बाहर निकालेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। उसे क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन। अब ये CO2 बाहर क्यों निकालेगा? क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा CO2 एक्यूमुलेटेड है, बहुत ज्यादा CO2 है, अब बहुत ज्यादा है तो निकालना पड़ेगा, वो सह नहीं पा रहा है। तो ये जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डिफरेंस हो गया ना, कि अंदर बहुत ज्यादा बाहर बहुत कम, तो जो डिफरेंस हो गया उसकी वजह से सेल्स अंदर से CO2 बाहर निकालेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैं आपको समझाऊंगी। डिफ्यूजन सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। कोई भी सब्सटेंस जहां पे ज्यादा है वहां से वो मूव करता है, और कोई ऐसे जगह पे जाता है जहां पे वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है। ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन में जाने को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया डिफ्यूजन?
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये डिफ्यूजन कब तक होता है, कब तक होगा, कब तक वो चीज ऐसे हायर से लोअर जाता रहेगा, हायर से लोअर जाता रहेगा, तब तक जब तक उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह पे बराबर नहीं हो जाता, तब तक डिफ्यूजन होगा। मैं इसको एक एक्टिविटी से आपको समझाऊंगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने पानी लिया है, ठीक है, पानी लिया है ग्लास में। अब इसमें मैं ये कलर मिक्स करने वाली हूँ, रेड कलर। देखो यहाँ पे मैं मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ऊपर जो रेड का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे नीचे गिर गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और पूरे पानी में कॉन्सेंट्रेशन कम है, पूरे पानी में कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। तो यहाँ पे नीचे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और पूरे पानी में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कलर डिफ्यूज होता रहेगा पानी में, मतलब मिक्स होता रहेगा पानी में तब तक जब तक पूरे पानी का कलर सेम नहीं हो जाता। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है, पर जैसे ये मिक्स हो जाता है, धीरे मैं इसको रखूंगी थोड़े टाइम के लिए, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा आपको दिखेगा कि पूरे पानी का जो कलर है वो सेम हो गया। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन to lower concentration until the concentration of the entire thing becomes equal। देखो कलर मिक्स हो रहा है तो भी नीचे थोड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है। अब हम और वेट करेंगे जब तक ये पूरा इक्वली मिक्स नहीं हो जाता। ये देखो पूरा इक्वली मिक्स हो गया कलर, पूरा, कहीं पे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन कोई नहीं बोल सकता। इसको जूस समझ के पी मत जाना, ये जूस नहीं है, ये कलर है, ठीक है। देखो ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन until the concentration becomes equal in the available space। जितना स्पेस अवेलेबल है, जितना स्पेस अवेलेबल है उतने में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाना चाहिए, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। हमने एक्टिविटी करके तो डिफ्यूजन देख लिया, अब फिर से ये वाला क्वेश्चन समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपको समझाती हूँ। हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस मूव किस तरीके से करते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 जो कि सेल्यूलर वेस्ट माना जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स का वेस्ट माना जाता है, निकाल फेंकता है वो, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। CO2 क्या है, वेस्ट है और जरूरत है कि उसे सेल से बाहर निकाल दो। तो CO2 accumulates in high concentration inside the cell। सेल के अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में CO2 है, ठीक है। इतना लाइन का मतलब समझा दिया, समझ में आया। नेक्स्ट लाइन, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब सेल्स के बाहर, ये बाहर के पार्ट में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस। बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू सेल्स के अंदर। दिख रहा है, हाँ। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell। ये हमें दिख रहा है कि CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा है, सेल्स के बाहर बहुत कम है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो जब ये डिफरेंस होता है तब क्या होता है, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। CO2 अंदर से बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर ज्यादा था बाहर कम था। तो CO2 will move out of the cell from a region of higher concentration to a region of low concentration। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो इस लाइन से रिलेटेड है। देखो CO2 मूव करेगा कहां से, इजी है ना, जहां पे ज्यादा होगा वहीं से तो कम कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। CO2 will move from higher concentration to lower concentration। गुड। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। ये जो मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो मूव करेगा ये किस प्रोसेस से मूव करेगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है।
इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन until the concentration becomes equal throughout the space। मतलब मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, कब तक मूवमेंट होगा, जब तक ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। मतलब अगर सेल के अंदर 3 CO2 है तो डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक सेल के बाहर भी 3 CO2 ना हो जाए। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होगा, तब तक CO2 का एक्सचेंज होगा। जाओ भाई बाहर भी जाओ, इक्वालिटी, शेयरिंग इधर भी चलता है। तो thus फिफ्थ पॉइंट, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो डिफ्यूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो बहुत सारे कैसे रोल है वो तो मैंने समझा दिया है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और डिफ्यूजन रियल लाइफ में भी काफी सारी चीजें को मैं रिलेट करके बता सकती हूँ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आए। डिफ्यूजन के एग्जांपल्स कराने से पहले मैं ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करके आपको बताती हूँ। तो ऑस्मोसिस क्या है? बेसिकली ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों सिमिलर है, सिर्फ 2-3 चीजों का फर्क है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। रेडी हो आप लोग? चलो। ऑस्मोसिस वाला एक्सपेरिमेंट हम इस रेजिन से करेंगे। मैंने एक बोल में रेजिन्स ले लिया, ठीक है। रेजिन्स का साइज नोटिस करो, देखो रेजिन्स तो आपने देखा है, इसे किशमिश कहते हैं हिंदी में। ग्रेप्स को ड्राई करके इसे बनाया जाता है। अब ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा कि वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो इसका आउटर कवर है, ठीक है। इसका आउटर कवर में से वाटर अंदर जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सोक करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। पानी डाल दिया, सोक करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद इसे ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। 5 मिनट हुए, अब देखते हैं ये कितना फुला है। थोड़ा थोड़ा वाइटिश दिख रहा है आपको, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है। पानी धीरे धीरे इसके स्किन के अंदर जा रहा है। अब और थोड़ी देर रख के देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे के बाद किशमिश कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कितने स्वेल हो गए हैं, पहले कितने छोटे थे और अभी कितने स्वेल हो गए वो आप देख सकते हो। मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ दोनों किशमिश। तो हमने अभी ऑस्मोसिस वाला एक्सपेरिमेंट तो समझ लिया। अब हम आगे सेल्स को अलग अलग मीडियम में रख के देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया एक बीकर में, शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी में थोड़ा सा शुगर डाल दिया। पानी में शुगर तो वैसे दिखेगा नहीं, बट आपके समझने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। और इस शुगर सॉल्यूशन में एक सेल डाल दिया, तो क्या इसमें ऑस्मोसिस होगा? जरूर इसमें ऑस्मोसिस होगा। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर जो बीकर है उसमें पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है। और अभी हमने ऑस्मोसिस में क्या देखा था कि वाटर जो है वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। हमेशा ये याद रखना, इतना याद रखोगे तो बस सब लिख सकते हो। वाटर कहां से कहां मूव करता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब पानी जहां पे ज्यादा है वहां से मूव करेगा वहां पर जहां पे पानी कम है। तो इसमें ऑब्वियसली बीकर में पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो बीकर से सेल के अंदर पानी आएगा। और रेजिन्स वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था? किशमिश, पानी जब उसके अंदर आया तो किशमिश फूल गया था। तो सेम वे में यहाँ पे भी ये सेल फूल जाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपर नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों हाइपोटोनिक? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और शुगर का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और शुगर का कंसंट्रेशन लो है। एक और केस देखेंगे जिसमें एक सेकंड बीकर बनाएंगे।
ठीक है। इसमें इस बीकर के अंदर जितना पानी है, सेल्स के अंदर भी उतना ही पानी है। बीकर के, ध्यान से सुनो, बीकर के अंदर जितना पानी है उतना ही सेम पानी सेल्स के अंदर भी है। सेल्स के अंदर भी उतना ही पानी है। तो क्या होगा? क्या वाटर का मूवमेंट होगा? सोचो, क्या वाटर का मूवमेंट होगा? हाँ कि नहीं? वाटर का मूवमेंट होता कब है? जब वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और वो मूव कब करेगा? जब उसे लो कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा तब ही मूव करेगा ना। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन, बीकर के अंदर जितना पानी है उतना ही सेल्स के अंदर है, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? तो जो सेल्स है वो सेम ही रहेगा, ना वो स्वेल होगा, ना वो बड़ा होगा, ना वो श्रिंक होगा, वो सेम रहेगा क्योंकि पानी का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। और इस केस में सेल्स स्वेल हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि इसके अंदर पानी जा रहा है। सेम रेजिन्स जैसा एक्टिविटी हमने किया वैसा ही सेम होगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में हम एक और बीकर बनाते हैं जहां पे पानी बाहर कम है और सेल्स के अंदर बहुत सारा पानी है। वाटर बीकर में कम है और सेल्स के अंदर ज्यादा है। तो इस केस में पानी कहां से कहां मूव करेगा? कहां ज्यादा है पानी? सेल्स के अंदर। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर से बाहर निकलेगा पानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, ये तीनों केस में, ये दोनों केस में ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, सेल्स के अंदर से पानी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैम सेल के अंदर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और सेल के बाहर वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो अंदर से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई टू लो ट्रेवल करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब पिचक जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर से चला गया तो सेल पिचक जाएगा। समझ में आया? और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वाले, इस वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो हमेशा इतना ही याद रखना है कि वाटर जो है वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि बीकर के अंदर जो वाटर था वो ज्यादा था। बीकर के अंदर वाटर ज्यादा था और सेल्स के अंदर वाटर कम था। तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा है, बीकर के अंदर से सेल के अंदर पानी आएगा और सेल स्वेल हो जाएगा, फूक जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में ये था, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है कि बीकर के अंदर जितना पानी था उतना ही सेल के अंदर भी पानी था। तो इसमें सेल का साइज ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, सेम रहेगा। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस में हाइपरटोनिक में बीकर के अंदर बहुत कम पानी है और सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो सेल्स पानी छोड़ेगा। ठीक है, सेल्स पानी छोड़ेगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पानी चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में वाटर होना बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑस्मोसिस में वाटर होना बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन में जरूरत नहीं है सिर्फ वाटर ही हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। डिफ्यूजन में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिफ्यूजन हमने लिक्विड मीडियम में देख लिया, पानी में हमने डिफ्यूजन का एक्टिविटी करके देख लिया। सॉलिड मीडियम में डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? समझो आपके क्लास के ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिखा हुआ है और बहुत टाइम बाद उस चीज को आप रब कर रहे हो, तो क्या आपने नोटिस किया कि वो चीज है ना, बहुत डस्टर से घिसने के बाद भी वो रब नहीं होता, वो वही रहता है। बहुत वही तो नहीं रहेगा, बहुत रब करने के बाद, बहुत जोर लगाने के बाद वो चीज रब होगा। ये डिफ्यूजन इन सॉलिड मीडियम है। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए वो निकलना नहीं चाह रहा, रब करने से भी वो साफ नहीं हो रहा। ये डिफ्यूजन इन सॉलिड मीडियम। लिक्विड मीडियम तो एक्सपेरिमेंट हमने किया। अब डिफ्यूजन इन गैस। डिफ्यूजन इन गैस तो जो बहुत खूबसूरत सा किसी ने परफ्यूम लगाया तो हमें स्मेल आ जाता है, खूबसूरत हो कि बेकार परफ्यूम हो, जो भी हो, हमें स्मेल तो आ जाता है।
परफ्यूम का स्मेल आता है, मम्मी घर में खाना बनाते हैं उसका स्मेल, क्या खाना बन रहा है, वो स्मेल भी हमें आता है। और फिर कचरे का स्मेल भी हमें आता है। तो डिफ्यूजन इन गैस, ये जो स्मेल हमें आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी हमें स्मेल आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उस चीज के पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज होके आपके नाक तक आ रहे हैं। अब सोच लो, आपको जिस जिस चीज का भी स्मेल आता है वो चीज के पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े आपके नाक तक पहुंच रहे हैं एयर से। मीडियम क्या है? एयर। तो इसीलिए बोला गया कि डिफ्यूजन इन गैस। तो डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक है, आपके 9th स्टैंडर्ड के बुक में दिया है ऑस्मोसिस वाटर में होता है, तो आपको इतना याद रखना है। अब ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब समझो ये सेल है, सेल के बाहर से CO2 निकला, ये निकलने के लिए जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे होल्स होने चाहिए, छोटे छोटे होल्स, पूरा ही होल नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होल्स होना चाहिए। अगर होल नहीं होगा तो कैसे चीजें बाहर निकलेंगी? लोखंड रख दोगे तो उसके अंदर से बाहर चीजें निकलेगी नहीं। बट जो ये ऑस्मोसिस हो रहा है उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होना ही चाहिए। डिफ्यूजन में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है, पानी का फ्लो, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, और डिफ्यूजन में कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया? तो पहले तो ऑस्मोसिस में हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है वाटर। ऑस्मोसिस में मीडियम जो है वो लिक्विड ही होना चाहिए, डिफ्यूजन में मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होना चाहिए। और ऑस्मोसिस में फ्लो वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डिफ्यूजन में कोई भी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। आप इसको डायरेक्शन दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मैं बोल रही थी ना, ये एक स्ट्रिक्ट फादर है, तो क्या करते हैं स्ट्रिक्ट फादर, वो आप इससे रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट, प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे फादर हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को भी मेंटेन करके रखता है, सो बिगड़ने नहीं देता। प्रोवाइड सपोर्ट, acts as semi-permeable membrane that allows the entry and exit of only selected substances in and out of the cell। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करता है कि किस चीज को अंदर आना है और किस चीज को अंदर से बाहर निकलना है, ये डिसाइड करता है। मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देता है, और वो कुछ ही सब्सटेंस ही सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फादर भी यही करते हैं ना। मैं सब जिनके पेरेंट्स नहीं करते, आई एम सो सॉरी, सबके फादर की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो स्ट्रिक्ट फादर है वो जनरली प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को। तो सेम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही काम करता है। सो इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों? परमिएबल मतलब वो चीजों को अंदर एंटर होने दे रहा है। परमिएबल मतलब ये वो चीजों को अंदर एंटर होने दे रहा है, ये अंदर की चीजों को बाहर निकलने दे रहा है। बट सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देगा, हर को सब आ जाओ वो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेक्टेड, तू है, तू मेरे को पसंद है, तू अंदर आ सकता है इस चीज में, ऐसे होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देना या सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर से बाहर निकालने देना। ऑब्जॉर्ब्स और कैचेस फूड बाय चेंजिंग इट्स शेप। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, और शेप चेंज करके वो अपने फूड को कैच कर सकता है। वही ये वीडियो में GIF फाइल में दिख रहा है आपको, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। देखो ये किस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज कर रहा है, कितनी खूबसूरत तरीके से कर रहा है ये। देखो इसने अपना स्यूडोपोडिया बढ़ा दिया यहाँ पर, ये देखो किस तरीके से बढ़ा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है और फिर बंद हो जाता है और इस चीज को अंदर ले लेता है, बैक्टीरिया को। और यहाँ पे अमीबा ही है, ये पैरामीशियम को खा रहा है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये पैरामीशियम को खा रहा है, देखा आपको?
किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से कैच कर रहा है फूड को। ये देखो अंदर आ गया, ये पैरामीशियम अंदर आ गया, ये देखो अब अंदर आया, इसने अंदर लिया, थोड़ी देर बाद अंदर चला गया, देखो ये देखो अंदर आ गया, अंदर। ठीक है, समझ आया। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस तो वो प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर पार्ट, सेल के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, शेप मेंटेन करता है, सपोर्ट देता है, और सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, मतलब सिलेक्टेड चीजों को अंदर रहने देता है और अंदर से बाहर निकालने देता है। और ऑब्जर्व्स और कैचेस फूड बाय चेंजिंग शेप, अपना शेप चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज करने की वजह से वो अपने फूड को कैच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा कैचेस फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया, इसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया।